आज हम स्टार्ट करेंगे पजल टेस्ट और उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स अगर टाइम मिला तो। अदरवाइज पजल टेस्ट पहले स्टार्ट करेंगे और पजल टेस्ट में से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पजल टेस्ट के अंदर। वो तीनों तरीके के क्वेश्चन देखेंगे पहले और उन तीनों को करने का तरीका क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगी, उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो तो पजल टेस्ट, चैप्टर का नाम है पजल टेस्ट। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ पजल दिया रहेगा। पजल आपको हमेशा दिया रहेगा, तो पजल का मतलब है लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन जो भी डेटाबेस दिया होगा, डेटाबेस को सॉल्व करना है बेसिकली। तो फर्स्ट टाइप पजल टेस्ट के अंदर जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज योर क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस। Type 1 category is your classification type questions. ठीक है, या क्लासिफिकेशन में क्या है, बेसिकली आपको बहुत सारी कैटेगरीज क्लासिफाई करनी है एक पर्टिकुलर क्लास के अकॉर्डिंग। आपको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगरी सब कैटेगरीज दे देंगे। तो आपको उन कैटेगरी वाइज की कौन सी कैटेगरी की कौन सी सब कैटेगरी है, लाइक अगर मैंने आपको दिया कि एक 9th से लेकर के और 12th क्लास तक के बच्चे हैं, उनके पास में ये सब्जेक्ट्स हैं और ये सब्जेक्ट्स उनको अच्छे लगते हैं और ये उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो इतनी सारी क्लासेस मैंने आपको दे दी और उनको आपको क्लासिफाई करना है सेपरेटली कि 9th वालों का ये है, 10th वालों का ये है, 11th वालों का ये है, लाइक दिस। या किसी का कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, किसको कौन सा खेल पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, कौन से में इंटेलिजेंट है, इसमें इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारा पजल डेटाबेस आपको देगा और उस पजल डेटाबेस को देकर के वो आपसे फिर फाइनली क्वेश्चन पूछेगा सॉल्यूशन के तौर पे कि किसको क्या पसंद है या किसका कौन सा क्या है, लाइक दिस। तो दिस इज दी और क्लासिफिकेशन टाइप। इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं और इसको करने की पर्टिकुलर अप्रोच हमें रखनी है। उस अप्रोच को हम देखेंगे क्या रखना है। इसके अंदर सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट इज योर बी एंड ई। ओके, सो इसमें आपको दिया हुआ है बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसने क्या बताया आपको, 2 बच्चों के नाम बताए, जो भी 2 हैं, ये बी और ई, ये दोनों गुड अच्छे हैं ड्रामेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज इन द स्टूडेंट एंड इन द सब्जेक्ट। सर, हाँ जी बोलो। वैसे मैंने लेट ज्वाइन किया, चीज बता दो कि अभी क्या कराया आपने? अभी कुछ नहीं कराया भाई, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पजल टेस्ट आपके चैप्टर का नाम है। उसके अंदर टाइप 1 जो क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, वो डिफरेंट कैटेगरीज का क्लासिफिकेशन आपसे डिस्कस करेगा, पजल के रूप में आपको देगा, उसको सोल्व करना है आपने। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ अप्रोच क्या रहेगी। तो फर्स्ट मैंने लिया कि आपको दिया हुआ है बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, पहला उसने आपको दिया। दूसरा उसने बताया कि ए और बी, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। जो आपका ए और बी है वो आपका कंप्यूटर साइंस में और फिजिक्स दोनों में अच्छे हैं। ठीक है, फिर इसने थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया, उसमें वो बोलता है कि ए डी एंड सी आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री
एंड द फोर्थ स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है सी एंड ए आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और पांचवा स्टेटमेंट दिया है कि डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। ठीक है, तो ये 5 स्टेटमेंट आपको फाइनली दिए हुए हैं। तो आपको उसने पजल कर दिया। पजल कैसे कर दिया उसने आपको इतनी सारी चीजें दे दी कि आप इनको एक बार में माइंड में सेट ही नहीं कर पाओगे कि कौन कौन किस किस में अच्छा है ना। आपको इसकी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस सॉल्यूशन की जो जरूरत पड़ेगी वो आपने देखना है कि वो आप किस तरीके से डील करोगे, राइट। सर क्वेश्चन क्या होगा इसका? हाँ, क्वेश्चन तो आपका बाद में देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन तो वो कुछ भी पूछ लेगा कि वो पूछेगा कि ये बताओ कि सारे सब्जेक्ट्स में कौन कौन अच्छा है, या 3 सब्जेक्ट्स में कौन कौन अच्छा है, या हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आप इस पूरे 5 स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, है ना। अब इसी को मैं अगर टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा, अप्रोच मेरी क्या रहेगी, आपका पजल टेस्ट का क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक डेटाबेस क्रिएट करना है आपने। डेटाबेस क्रिएट करने के आपके पास में 2 पॉइंट्स होंगे। मैं आपको डेटाबेस क्रिएट करना बता रहा हूँ। आपको उसको एक पर्टिकुलर हेडिंग चूज कर लेना है। अगर यहाँ पे मैं फील्ड देखूं तो आपके पास में कितने फील्ड हैं, आपके पास में यहाँ पे कितने फील्ड हैं टोटल। एक तो स्टूडेंट है ना, दूसरा सब्जेक्ट, 2 फील्ड है ना, जिनके पास में वेरिएंट है। तो स्टूडेंट को आप ऊपर ले लो या सब्जेक्ट को आप ऊपर ले लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 2 ही फील्ड है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जब वो आपसे ये बोलेगा कि ये लोग इसमें अच्छे हैं और इसमें बेकार है, तो आपको दोनों चीजें देगा वहां पे, अच्छा भी देगा और बेकार भी देगा। तो वहां पे आपके 3 फील्ड क्रिएट हो जाएंगे भाई। एक तो स्टूडेंट हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और एक वो अच्छा है कि बेकार है। वो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमेशा आपको जो नेगेटिव पार्ट है वो इस साइड में लेकर चलना है, रेफरेंस लाइन लेकर के चलनी है जिसको आप रेफरेंस मानेंगे। मैं स्टूडेंट को रेफरेंस मान सकता हूं, मैं स्टूडेंट को रेफरेंस मान सकता हूं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब अच्छा और बेकार की बात करेगा तो अच्छे को आप राइट साइड में लिखोगे, बेकार को आप लेफ्ट साइड में लिखोगे। तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू है। अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही फील्ड की बात हो रही है क्योंकि सब अच्छे की बात कर रहा है वो, तो हमें अच्छे को लेने की जरूरत है नहीं। 2 ही चीजों को आप ले लो, सिर्फ सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स। तो मैं स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? A B C D E 5 स्टूडेंट है, तो मैं 5 को एक रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ। A B C D और E, ये 5 स्टूडेंट हैं। अच्छे हैं 5 स्टूडेंट। कौन से सब्जेक्ट में, वो उसने बताया हुआ है। सबसे पहले उसने क्या बोला स्टेटमेंट में? सबसे पहले उसने आपको दिया कि B and E आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जो आपका B और E है वो किस किस में अच्छा, सब्जेक्ट के नाम लिख लेते हैं। दिस इज योर ड्रामेटिक्स, दिस इज योर कंप्यूटर साइंस। उसके बाद में क्या है? फिजिक्स। उसके बाद में क्या है? मैथमेटिक्स। और कोई बचा? हिस्ट्री। ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो बस अब आपको टेबल में इसको फॉन्ट में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले देखो, B and E आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जो आपका B और E है वो ड्रामेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, तो ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं, कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं। B और E भी, तो ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? A and B आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में कौन कौन है? A और B। तो A और B ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में टिक लगा हुआ है, तो फिजिक्स में और लगा देंगे। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। A, D and C आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। A, D and C आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तो फिजिक्स पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है, हिस्ट्री पे और लगा देते हैं, A पे। उसके बाद D फिजिक्स और हिस्ट्री, और C भी फिजिक्स और हिस्ट्री हो गया। उसके बाद में C and A आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। C और A जो है वो आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो फिजिक्स पे और मैथमेटिक्स पे टिक लगा दीजिए। फिजिक्स पे और मैथमेटिक्स पे टिक किस किस के लिए लगाना है? C और A के लिए। तो C पे ऑलरेडी लगा हुआ है, फिजिक्स पे, मैथमेटिक्स पे लगा देते हैं।
ए के लिए आप देखोगे तो फिजिक्स पे लगा हुआ है, मैथमेटिक्स पे लगा देते हैं। अब उसके बाद 5वें नंबर पे है डी एंड ई आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो डी की बात करते हैं, डी हिस्ट्री में और ड्रामेटिक्स में, तो हिस्ट्री पे टिक लगाओ, लगा हुआ है। ड्रामेटिक्स पे लगा देते हैं, ये लगा दिया। ई पे लगाओ, ई हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में, तो ई हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैंने सारा डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब इस डेटाबेस के बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपने आंसर कर लेना है। तो ये आपकी सॉल्यूशन शीट तैयार हो गई है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पहला, हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। वो कौन है जो फिजिक्स में, हिस्ट्री में और ड्रामेटिक्स में अच्छा है? डी, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अगर आप ये टेबल सीट नहीं बनाते तब आप इसका आंसर तो तब भी कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, नहीं डी ओके। हाँ, आप आंसर तो तब भी कर सकते हो इसका बिना टेबल सीट बनाए हुए भी, बट वर्बली इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये आपके माइंड को पजल कर सकता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो उसको हमें इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही आपसे पूछा हुआ है, हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। क्योंकि आप देखोगे फिजिक्स, हिस्ट्री, हाँ आंसर, क्योंकि आपको मालूम है फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स में तो आपके 2 लोग हैं, ए भी है और सी भी है ना। लेकिन उसने बोला कि कंप्यूटर साइंस में कौन नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस में सी नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो आप अपने आप से कर लेंगे। मेन जो अप्रोच थी वो आपको समझ आनी चाहिए कि अप्रोच क्या रखनी है आपको। अभी तो मेरे पास में सिर्फ 2 फील्ड थे, एक तो सब्जेक्ट का और एक स्टूडेंट का। आगे चल के आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 2 से ज्यादा फील्ड क्रिएट हो सकते हैं। उसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर मैं यहीं पे एक और फील्ड क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि वो सब्जेक्ट में अच्छा है या उस सब्जेक्ट में बेकार है। दोनों चीजों का अगर आपको डाटा मॉनिटर करना है तो आप हमेशा नेगेटिव चीज को लेफ्ट साइड में रखना और राइट साइड में पॉजिटिव चीज को रखना। रख तो किसी भी साइड में सकते हैं, पर एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड, एक कन्वेंशन होता है, तो उसके हिसाब से अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं, 3 डायमेंशन को भी, है ना। 3 फील्ड आ जाए तो उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो। अप्रोच यही रहेगी क्वेश्चन को टेबल सीट में कन्वर्ट करने की। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस। इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ओके, अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं उस क्वेश्चन को आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं। ठीक है, टाइम बच जाएगा हमारा। आप सभी लोग ट्राई करिए, मैं आपको इसके लिए 3 मिनट दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि आराम से इसमें 3 मिनट लग जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखो आ गया आपके पास में क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने। आ गया सर, आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। सेम अप्रोच आपको फॉलो करनी है जो मैंने अभी आपको बताई, है ना। सेम अप्रोच से एक टेबल सीट तैयार करिए। टेबल सीट तैयार होने के बाद में जो इसने क्वेश्चन पूछे हैं उनको ट्राई करिए। 3 मिनट हैं, उसके बाद देखते हैं।
सर हाँ जी बोलो। सर इसमें टेबल कैसे बनाएंगे सर? इसमें कंपनी भी आ गई, एचआर भी आ गया, लेडीज भी आ गए, पर्सन भी आ गए। हाँ जी, तो इसमें कितने फील्ड क्रिएट हो रहे हैं? सर 8 तो रेफरेंस हो गए लोगों के। और सर फिर देखो, एक तो हो गए आपके लोग 8 हो, तो एक तो पर्सन हो गया है ना, एक फील्ड तो आपका पर्सन हो गया। दूसरा फील्ड हो गया आपका डिपार्टमेंट। तीसरा फील्ड हो गया कंपनी, है ना। और क्या पूछा है? बस 3 ही तो फील्ड है, पर्सन, डिपार्टमेंट और कंपनी। इसकी आप सिंपल सीट बना सकते हो। बहुत ही, आपका यहाँ पे नेगेटिव तो कुछ है नहीं, तो नेगेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे एक सिंगल सीट बनाइए, यहाँ पे आप रखिए आपकी जो लंबे वाला, क्योंकि पर्सन ज्यादा है ना, तो इस वाली लाइन को हम ले लेते हैं पर्सन के लिए। पर्सन कितने हैं? ए से लेकर एच तक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये हो गया, ठीक है। और क्या है आपके पास? डिपार्टमेंट कितने हैं? डिपार्टमेंट है आपके पास में एचआर, मार्केटिंग, इंजीनियर और कंप्यूटर। 4 डिपार्टमेंट है। कंपनियां कितनी है? 3 कंपनी है ना। 3 हाँ, तो अब आप कंपनियों को लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब कंपनी पता लग जाएगी तो बस उसी ब्रैकेट में कंपनी लिख देना तो हो जाएगा आपका। कंपनी का अलग से कॉलम बनाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब आप पढ़िए क्वेश्चन को। 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 3 कंपनी में काम कर रहे हैं। देयर आर 2 लेडीज, मेल और फीमेल का आपको बनाना है, तो आप उसके लिए एक अलग से यहीं पे बना सकते हो। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही लोग के पास में एक से ज्यादा जेंडर होंगे, एक का एक ही जेंडर होगा, तो आपको अलग से इसको स्पेशलाइज करने की जरूरत नहीं है। आप उसके सामने ही एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दो, यहाँ पे आप उसका जेंडर लिख सकते हो, प्लस माइनस यूज कर सकते हो, है ना, मेल फीमेल के लिए। सिंपल, ठीक है। आगे पढ़ो। 2 लेडीज हैं हु वर्क इन डिफरेंट कंपनीज। यहाँ से आपको पता चला कि जो 2 लेडीज हैं दोनों की दोनों अलग अलग कंपनी में हैं, तो उन लेडीज को आपने सेम कंपनी में नहीं रखना है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? एंड देयर स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। समझ में आ गया? तो लेडीज के लिए स्पेशल ऑर्डर है कि दोनों अलग अलग कंपनियों में रहेंगी और दोनों का डिपार्टमेंट भी अलग अलग रहेगा, ठीक है, ओके। अब वो बता रहे हैं कि उन सारों में से 2 का स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है, दूसरे 2 का स्पेशलाइजेशन एचआर है और 2 का स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है। एक इंजीनियर है और एक कंप्यूटर, है ना। तो आपके 2 एचआर में होंगे, 2 मार्केटिंग में होंगे और फाइनेंस तो रह गया, मैंने फाइनेंस नहीं लिखा। 2 फाइनेंस में है, एक इंजीनियर है और एक कंप्यूटर है, ये है। उसके बाद डी इज स्पेशलिस्ट इन एचआर। डी जो है वो एचआर में है, ठीक है। डी वाला जो है वो आपका एचआर में है, तो यहां आप टिक कर सकते हो। कंपनी हमें भी पता नहीं है। इन कंपनी एक्स, अच्छा बता भी दिया उसने, कंपनी एक्स में है। वाइल हर फ्रेंड, देखो क्या पता चला यहां से, वाइल हर फ्रेंड, हर किसके लिए यूज किया है? फीमेल, डी के लिए। तो डी जो है वो लड़की है, इट इज अ फीमेल। अगर आपकी एक फीमेल आ गई एचआर में, तो अब दूसरी फीमेल एचआर में नहीं आएगी और एक्स कंपनी में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलिए। डी इज इन कंपनी एक्स वाइल हर फ्रेंड जी इज ए फाइनेंस स्पेशलिस्ट। उसका जो फ्रेंड जी है वो फाइनेंस में है, जी फाइनेंस में है, ठीक है जी। एंड वर्क्स इन कंपनी जेड, और जेड कंपनी में काम करता है, ये जेड कंपनी है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एच इज ए ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। एच जो है वो एचआर में है, ठीक है। हु वर्क्स विद मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बी। एच जो है वो किस में है?
HR में था ना, कहाँ गया? हाँ, H जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का स्पेशलिस्ट है। हु वर्क्स विद मार्केटिंग स्पेशलिस्ट B, तो B कौन है? B आपका मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है। और HR इसकी, H की और B की कंपनी सेम है क्योंकि उसने बोला है कि H और B साथ में काम करते हैं। बट डज नॉट वर्क इन कंपनी Y, ये दोनों Y कंपनी में काम नहीं करते हैं। तो कौन सी कंपनी में करते हैं फिर? X में कर नहीं सकते बिकॉज X में ऑलरेडी HR मौजूद है। हाँ मतलब तो जेड में है ना? उसने बोला था ना कि HR में 2 ही लोग हो सकते हैं। 2 of them have specialization in HR, बोला था ना शुरू में। और HR में 2 बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं, एक तो D और एक H। और एक HR X कंपनी में है, दूसरा HR भी X कंपनी में है ना? X कंपनी में नहीं हो सकता वो दूसरा। तो भाई ये कौन सी कंपनी में होंगे? जेड कंपनी में, ये जेड कंपनी में होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? द 2 persons with same specialization do not work together, वही चीज जो हमने अभी अप्लाई करी है ना, वही तो लिखा मैंने। उसके बाद आगे पढ़ो, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट F, मार्केटिंग का कौन स्पेशलिस्ट है? F मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, वर्क्स इन कंपनी Y कंपनी में काम करता है। एंड हिज फ्रेंड, इसका मतलब ये कौन है? ये मेल है। एंड हिज फ्रेंड A, उसका फ्रेंड कौन है? A, हु इज फाइनेंस स्पेशलिस्ट, A जो है वो फाइनेंस स्पेशलिस्ट है। वर्क्स इन कंपनी X कंपनी में काम करता है। विद ओनली वन अदर स्पेशलिस्ट, इसका मतलब क्या है? सर इसमें एक और फाइनेंस मिनिस्टर है वो। नहीं, दोबारा पढ़ो। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट F को मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बना दिया। वर्क्स इन कंपनी Y कंपनी में काम करता है। एंड हिज फ्रेंड, हिज का मतलब ये मेल है, और उसका फ्रेंड A हु इज फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, वर्क्स इन कंपनी X कंपनी में काम करता है। विद ओनली वन अदर स्पेशलिस्ट, इसका मतलब ये है कि X कंपनी में इसके अलावा एक और स्पेशलिस्ट है बस। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? सर वो D है क्या? नहीं, हाँ वो D है, यस। अब इसके अलावा X कंपनी में कोई और नहीं आ सकता, खत्म। X कंपनी पे लॉक हो गया, X कंपनी के बंदे पूरे हो चुके हैं। समझ में आ गया इतना? आगे चलो। इन नो कंपनी मोर देन 3 person वर्क, किसी भी कंपनी में 3 से ज्यादा लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो जेड कंपनी के भी बंदे पूरे हो चुके हैं। जेड में 3 बंदे हो गए ना पूरे? यस सर। हाँ, तो अब जो भी बंदे आएंगे वो वाई में आएंगे। ठीक है, ओके। इन नो कंपनी, सी इज एन इंजीनियर, सी जो है वो इंजीनियर है, सी इज एन इंजीनियर। एंड हिज सिस्टर, तो ये तो मेल हो गया, इसकी सिस्टर है। हिज सिस्टर वर्क्स इन कंपनी जेड, उसकी सिस्टर जो है वो जेड कंपनी में काम करती है। तो उसकी सिस्टर कौन हुई? जेड कंपनी में कौन कौन काम करता है? H काम करता है, H में से हाँ, B, G और H। अब आपको पता है ऑलरेडी एक फीमेल HR है, तो दूसरी फीमेल HR हो सकती है? नहीं सर, नहीं, तो फिर आपके पास में 2 ऑप्शन रह गए, में से होगी, या तो B या फिर या G। तो फीमेल के लिए 2 ऑप्शन क्रिएट हो गए आपके, या तो B या G। आगे पढ़ो। नो लेडी इज एन इंजीनियर और कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, कोई भी लेडी इंजीनियर या कंप्यूटर स्पेशलिस्ट नहीं है, ना तो इंजीनियर ना कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में तो भी कोई आया ही नहीं है हमारे पास, है ना? ओके, तो इसका मतलब कौन है कंप्यूटर में, कौन आएगा? क्योंकि आपको सी का पता लग गया, ए का पता लग गया, बी का पता लग गया, डी का पता लग गया, ई रह रहा है। तो ई कौन है? ई कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हुआ ना? यस सर। और ये मेल होगा कि फीमेल होगा? मेल होगा, बिल्कुल मेल होगा। अच्छा ठीक है, ए कौन होगा? ए भी मेल होगा।
बी और जी का ऑप्शन हमारे पास में बचा हुआ है, एच बी मेल होगा, तो बी और जी का ऑप्शन बचा हुआ है बस। आगे चलो। सी भी मेल होगा। हाँ वो कौन? सी सर वाई कंपनी में होगा। अच्छा, सी कौन सी कंपनी में होगा? वाई कंपनी में होगा, बिल्कुल। तो वाई कंपनी में कितने बंदे हो चुके हैं? 1 2, एक और बचा, ये भी वाई कंपनी में ही है। वाई कंपनी के भी बंदे पूरे हो चुके हैं, जेड कंपनी के भी हो गए, एक्स कंपनी के भी हो गए। अब सिर्फ इतना सा पंगा बचा है कि ये फीमेल कौन है, बी या जी। ये नहीं हमें पता लगा, अभी तक नहीं पता लगा ना। सर ऊपर के ही स्टेटमेंट उसी में है सर, मुझे लग रहा है बी और जी मेल या फीमेल। सर ऊपर के जो स्टेटमेंट है उसी में दे रखे हैं कि बी या जी में से कौन मेल होगा या फीमेल होगा। कहाँ दे रखे हैं? सर ऊपर के स्टेटमेंट भी होंगे सर, मुझे लग रहा है सर, जैसे उनके रिलेशन जो होंगे। नहीं, ऊपर का स्टेटमेंट तो हमने सारा पढ़ लिया। सर 4th पॉइंट में देखना एक बार। डी इज स्पेशलिस्ट इन एचआर in company X, while her friend G is a finance specialist and works in company Z. तो सर जी के लिए यूज किया है ना, हर सर तो जी शायद फीमेल है। फीमेल हुई। नहीं, how can you say that female friend ही है, वो मेल फ्रेंड नहीं हो सकता। सर हर तो डी के लिए यूज किया था। हर तो डी के लिए use हर फ्रेंड जी। हाँ, तो हर फ्रेंड जी। अगर आपका कोई मेल फ्रेंड है तो आपको कैसे बोलूंगा मैं, आपका फ्रेंड, तो हर फ्रेंड। अगर किसी को रेफर करूंगा तो हर आपके लिए यूज करूंगा ना। वो तो फ्रेंड के लिए तो फ्रेंड यूज, जी के लिए तो फ्रेंड यूज किया जा रहा है। वो फ्रेंड मेल है कि फीमेल है, आई डोंट नो। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको ऑप्शन में रखते हैं, अभी हमें नहीं पता लग पा रहा है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन विच कंपनी डज सी वर्क। कौन सी कंपनी में सी काम करता है? वाई कंपनी में। आंसर हो गया। इन विच 2 कंपनीज डू एचआर स्पेशलिस्ट्स वर्क। कौन सी कंपनी में एचआर स्पेशलिस्ट्स काम करते हैं? एक्स और जेड। सर ये आपने सी वाला कैसे निकाला था, ये कौन सी कंपनी में काम करता है, एक बार ये बताना। सी तो बाद में जो बच रहे थे ना उनको लिख दिया भाई। जेड कंपनी के 3 बंदे पूरे हो चुके थे, एक्स कंपनी में 2 से ज्यादा बंदे हो नहीं सकते, तो सारे बचे वाई में आएंगे, है ना। तो सी वाई कंपनी में काम करता है। इन विच 2 कंपनीज डू एचआर स्पेशलिस्ट वर्क। एचआर कहाँ पे है? एचआर आपका डी एक्स कंपनी में और जेड कंपनी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 लेडीज आर। 2 लेडीज कौन है? तो एक का तो मुझे कंफर्म है, वन इज डी एंड द सेकंड वन इज आइदर बी और जी। तो ये आइदर में ही जाएगा क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी तक, तो इस इंफॉर्मेशन से तो मैं नहीं निकाल पाया हूँ। ठीक है। Who is कंप्यूटर स्पेशलिस्ट? कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है आपका वाई। सर ई। हाँ, ई, सॉरी, यस 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 यस, ई। ओके, ई इज कंप्यूटर स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो दिस इज योर पजल टेस्ट के अंदर क्लासिफिकेशन वाला इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अभी मैं एक क्वेश्चन और बाद में कराऊंगा, वो होगा आपका, उसमें कुछ नेगेटिव भी होंगे, मतलब आपको पॉजिटिव साइड भी जाना पड़ेगा और नेगेटिव साइड भी जाना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। उससे पहले मैं टाइप 2 पे आता हूँ। टाइप 2 जो है वो हमें सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट के बारे में बताता है। फर्स्ट टाइप थर्ड वाला पॉइंट देखो एक बार। थर्ड वाला पॉइंट सर उसमें लिखा है कि जो 2 लेडीज हैं सर, एक तो एचआर में है और दूसरी फाइनेंस में है, तो सर दूसरी फिर तो जी होगी ना। कहाँ पे लिखा है सर? थर्ड पॉइंट देखो एक बार। थर्ड पॉइंट है आपका, 2 of them have specialization in finance, another 2 have specialization in HR, 2 have specialization in marketing, 1 is engineer and 1 of them is specialist in computer। थर्ड में तो कहीं बात नहीं करी है उसने लेडीज के बारे में। सर जैसे सर 2 of them किया है, तो सर 2 of them तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि 2 लेडीज हैं, तो सर 2 सेकंड के लिए थोड़ी रेफर किया उसने, उसमें तो यहाँ पे 7 का कॉन्फ़िगरेशन दिया है। 2 फाइनेंस में है, 2 एचआर में है, 2 मार्केटिंग में है, 1 इंजीनियर है और 1 कंप्यूटर है, तो 8 का इसने पूरा बाइफर्केशन दिया है। ठीक है सर। लेडीज के बारे में इसने सिर्फ इतना बताया, देयर आर 2 लेडीज हु वर्क इन डिफरेंट कंपनीज एंड देयर स्पेशलाइजेशन इज आल्सो डिफरेंट। तो अगर मैं बी और जी की बात करता हूं तो बी और जी दोनों अलग अलग कंपनी में हैं,
बी जेड कंपनी में है। अच्छा सर बी और जी जी, जेड में ही है। हाँ जी भी जेड में है, लेकिन इनमें से कोई एक ही है ना लेडीज। तो एक लेडीज तो मेरी ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है एक्स कंपनी में, है ना। उसने बोला है कि दोनों लेडीज अलग अलग कंपनी में होनी चाहिए और अलग अलग प्रोफेशन होना चाहिए। एक एचआर है तो दूसरी एचआर नहीं हो सकती। तो अगर आप देख रहे हो बी को तो बी मार्केटिंग है, जी को देख रहे हो तो जी फाइनेंस है। तो मार्केट भी हो सकती है, फाइनेंस भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, टाइप 2। टाइप 2 इज योर सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट। कुछ लोग इसको अलग से चैप्टर करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, बट सीटिंग अरेंजमेंट इज द पार्ट ऑफ पजल टेस्ट। सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट, सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है आपकी रैंकिंग से। रैंकिंग हमने करा था ना, यस सर। रैंकिंग से थोड़ा सा मिलता जुलता है आपका सीटिंग और प्लेसिंग अरेंजमेंट। इसमें आप बेसिकली पूरा बेसिकली हो सकता है कि कोई भी आपका सर्कुलर हो सकता है, रो हो सकता है आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट हो, तो किसी भी तरीके का अरेंजमेंट वो आपसे करवाएगा। उसमें पजल देगा कि बहुत सारी चीजें कि ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में है, ये है वो है, तो उसमें फिर आपको टोटल प्लेसिंग करनी है और फिर एग्जैक्ट पोजीशंस आपको फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बोला हुआ है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन में उसने सबसे पहले दिया कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। ये आपके 7 लोग हैं, एक सर्कल की तरफ बैठे हुए हैं एंड आर फेसिंग द सेंटर। उसने उनका फेस भी बता दिया कि वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। सेंटर की तरफ फेस करके बैठने से मुझे ये पता लग जाएगा कि उनका लेफ्ट राइट किधर है। सेकंड उसने बोला है कि जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जी जो है वो सी के लेफ्ट में सेकंड है। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, who is to the immediate left of F। F का immediate left है कौन? G। G is to the G second to the left of C। नहीं, C के बारे में बोला है। G second to the left of C, who is to the immediate left of F। उसके बाद क्या बोला इसने? उसके बाद बोला है कि A is third to the left of E। A is third to the left of E and fourth statement इसने बोला है कि B is between D and E। ये टोटल 4 स्टेटमेंट इसने दिए हुए हैं। बस इन चारों स्टेटमेंट से आपको सिटिंग अरेंजमेंट बनाने हैं। सबसे पहला टास्क आपका ये है, ठीक है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उसका आपको सिटिंग अरेंजमेंट तैयार करना है कि वो किस तरीके से कौन कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार उसको ट्राई करिए। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. एक सर्कल मैंने बनाया, इस सर्कल में मुझे 7 लोगों को बैठाना है। 1 2 और किसकी तरफ? सेंटर की तरफ फेस करके। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 लोग बैठ गए हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। ये मेरा सेंटर है। ओके, नाउ
उसने बताया कि G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। मैं G को कहीं भी मान लेता हूं, सपोज करो मैंने G को मान लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि G का लेफ्ट किधर होगा? क्लॉकवाइज होगा सर, सर्कल से राइट साइड। सर राइट साइड। हाँ राइट तो मैं पूछ ही रहा हूँ किधर होगा। ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट साइड होगा, है ना? यस सर। ओके, अब वो बता रहा है कि G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C के लेफ्ट में सेकंड है, तो C को मुझे यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। C का सेकंड लेफ्ट में G दिखाना है तो आपको, है ना? C का लेफ्ट इधर होगा ना, C का राइट इधर होगा, तो C का सेकंड लेफ्ट जो है वो G है। अब C के बारे में और बोल रहा है कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। C जो है वो F का इमीडिएट लेफ्ट है। यहाँ तक क्लियर है? सर जी का तो वो लेफ्ट है ना? नहीं, G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में सेकंड है G। ओके सर। और C के बारे में फिर उसने बताया कि C हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। F का इमीडिएट लेफ्ट है C, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। तो यहाँ पे A और E का रिलेशन तो मुझे पता ही नहीं है कहीं पे भी, कहीं भी, ठीक है। तो मैं कहाँ पे रख सकता हूँ A और E को? हेलो, हाँ हर्ष भाई क्या हाल है? अच्छा, वो आप भी गए हो क्या उनके साथ में? अच्छा, कहाँ पहुंचे? अच्छा, मैंने आपको वो नंबर दिया था ना एक, जितेंद्र पालीवाल जो हैं, एक बार उनको कॉल करके बता दो कि कहाँ पहुंच गए। उनका एक्चुअली कॉल आ रहा था, ठीक है। कॉल करके बोल दो कि हम यहाँ पहुंच गए, इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। ओके वो हाँ जी, कहाँ रखे? मैं A और E को कहाँ रखूं? सर F के सी और जी के बीच में रख लो ए को। C और G के बीच में A को रख लेता हूँ। मुझे E का थर्ड लेफ्ट दिखाना है, तो मैं पहले E को रखने की कोशिश करता हूँ। सर F के साथ में आ जाएगा ना E। अच्छा, E को अगर मैं यहाँ रखूं G और C के बीच में, थर्ड लेफ्ट 1 2 3 A हो सकता है। एक नहीं पोजीशन तो सर, मेरी ये है। फोर्थ वो नहीं हो सकता। क्या? फोर्थ में दे रखा है ना B D और E के बीच में होना चाहिए। B जो है वो D और E के बीच में होना चाहिए। इजी हो अभी जाएगा। मैं किसको रख रहा हूँ? सर अगर हम F के साथ में E ले लेते F के हैं बगल में रख सकते हैं E को। अच्छा, और E को फिर मैं C यहाँ और रख G देता के हूँ। बीच में A हो जाएगा। चलो दोनों चीजें करके देखते हैं। पहले मैं इसको E को यहाँ पे रख सकता हूँ। मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं E को यहाँ पे रखूं, तब भी मेरा थर्ड लेफ्ट आ C सकता के बीच है, में A आ जाएगा, है ना? यहाँ तो नहीं रख सकता ना मैं, ना तो यहाँ रख सकता ना यहाँ रख सकता, है ना? नहीं सर यहाँ नहीं आएगा। यहाँ तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। यहाँ रख सकता हूँ या यहाँ पे रख सकता हूँ। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है? जब भी आपको दो कंडीशंस लगे तो दोनों डायग्राम बना लो, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा आपको दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। दूसरे में आपको सेम चीजें रखनी है, G C F। इस केस में आप यहाँ पे E रखो, है ना? E का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस केस में A यहाँ पे आएगा और इस केस में A यहाँ पे आएगा। अब आपने बोला है कि B इज बिटवीन D एंड E। D और E के बीच में कौन है? B है। तो E कहाँ पे है? E यहाँ पे है। तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। यस, तो आपका ये वाला ही हो सकता है, A के साथ B और E। में वो तो होगा, आपको B रखना है तो B यहाँ पे रखोगे और B यहाँ पे रखोगे। जाएगा। यस सर। तो ये आपका करेक्ट डायग्राम बन गया है। अब आप इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आप आंसर कर सकते हो। लाइक इसमें आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा है कि इसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा गलत है। पहला उसने बताया कि A इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। A इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E। सही है या गलत है? रॉन्ग है सर। सर हाँ? सही है। सही है सर। सर सही है सर। सही है सर। G is to the immediate right of D। सही है। तो
यस सर। Yes, sir. F is third to the right of D. ये गलत है। रॉन्ग है सर। हाँ तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इसमें उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है, तो अब तो कुछ भी वो आपसे पूछेगा आप बता देंगे, क्योंकि अब आपके पास में इसका परफेक्ट डायग्राम है। मेन टास्क यही है कि डायग्राम बनाना, कौन सी की पोजीशन कहाँ पे सेट हो रही है उसको फिट करना। तो उसमें आप कभी भी ये जल्दीबाजी मत करना कि इसको मैं यहाँ पे रख दूं। अगर दो पॉसिबिलिटीज दिख रही है तो दोनों को बना के देख लो एक बार, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी गलती के चांसेस नहीं रहने चाहिए। एक बार गलती के चांसेस हुए तो ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन लिखिए। Six friends A, B, C, D, E and F। 6 फ्रेंड्स हैं। 6 friends A, B, C, D, E and F sitting in a circle facing center। उसके बाद उसने बोला E is the left of D। E is the left। हाँ जी सर सिटिंग अरेंजमेंट हर बार सर्कल में ही आएगी? नहीं, जरूरी नहीं है सर्कल में आएगी, लेकिन यूजुअली क्वेश्चन सर्कल में ही आते हैं। वो आपसे अभी इस तरीके से भी दे सकता है कि 4 लोग कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। अब कैरम उसने बता दिया तो उसमें वो ये नहीं बताएगा कि वो किधर फेस करके बैठे हैं, आपको वो खुद पता करना पड़ेगा कैरम में हम किधर फेस करके बैठते हैं। तो कैरम का भी क्वेश्चन आता है कई बार, उस पे 4 लोगों का बनेगा, या एक रो में क्वेश्चन आ जाएगा कि रो में खड़े हुए हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं अभी करा दूंगा 1-2 क्वेश्चन और वो भी। ओके सर। और सर्कुलर में भी वो 2 चीजों से दे सकता है। वो बताएगा कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं या आउटसाइड द सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, अपोजिट टू द सेंटर। तो अपोजिट टू द सेंटर बैठेंगे तो आपको राइट लेफ्ट चेंज कर देने हैं वहां पे। ओके सर। E is to the left of D, C sits between A and B, and F is between E and A। ये दिया हुआ है आपको 3 स्टेटमेंट में, ठीक है। इसका आप सर्कल बनाएंगे। आपके पास में टोटल जो लोग हैं वो हैं 6, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6। पहला बताया इसने ईज टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो मैं ई ले लेता हूं। ये ई का लेफ्ट होगा इधर, ये डी हो गया। नहीं, डी का लेफ्ट लेना। डी का लेफ्ट है ई। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी। सी जो है वो ए और बी के बीच में बैठता है, और एफ इज बिटवीन ई एंड ए। तो ये वाला पहले लिखते हैं। ई दिया हुआ है क्योंकि मुझे पता है ई और ए के बीच में कौन है, एफ। तो ए को मैं इधर ही रख सकता हूँ, साथ में एफ आ जाएगा। यस सर, ये हो जाएगा। एफ इज बिटवीन ई एंड ए। उसके बाद उसने बोला सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कौन बैठता है, सी बैठता है। तो ये हो गया। ये पूरा डायग्राम एक बार में बन गया आपका, ठीक है। बहुत सिंपल है ये तो। उसने फिर पूछा है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी। इमीडिएट राइट ऑफ सी कौन है, ए। तो आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। सर डायग्राम एक बार और आप एक्सप्लेन कर देंगे आपने कैसे बना दिया? सबसे पहले उसने दिया था E is to the left of D। उसने सबसे पहले क्या बताया आपको, लेफ्ट ऑफ D। तो ये D है, D के लेफ्ट में कौन है, D के लेफ्ट में है E, ठीक है।
उसके बाद उसने बोला कि सी सीट्स बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच में कौन बैठता है? सी। तो अभी मुझे पता ही नहीं है, लेकिन उससे पहले आगे पढ़ रहे हो आगे, तो एफ इज बिटवीन ई एंड ए, तो इसको मैं पहले लेना पसंद करूंगा बिकॉज ई के बारे में मुझे पता है, मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ आराम से। ई और ए के बीच में एफ को रखना है ना, तो आप राइट साइड में तो रख नहीं सकते, लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, तो ये आपको ए रखना पड़ेगा और ये आपको एफ रखना पड़ेगा। तो आपका ये सेटिस्फाई हो गया, ई इज बिटवीन, एफ इज बिटवीन ई एंड ए, है ना। अब उसके बाद में ये ले लो, सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी। अब आपको ए के बारे में पता है, ए और बी के बीच में आपको सी को रखना है, तो ये सी रख दिया और ये बी रख दिया, तो ए और बी के बीच में सी हो गया। सर अगर मैं इसमें पहले बना दूं ईडी ऑन द प्लेस ऑफ ए एंड सी, तो सर बिल्कुल डायग्राम चेंज हो जाएगा इसका, तो आंसर फिर गलत आएगा। कैसे बनाना है सर? जैसे कि जहाँ आपने ए सी लिखा है ना, हाँ, वहाँ आप मतलब मैं आपको बताती हूँ क्लॉकवाइज आप एक बार बनाइए सर्कल। मैं आपको ऊपर से बताऊंगी टॉप से, ई, ई, उसके बाद आएगा डी, राइट हैंड साइड। अच्छा, डी के लेफ्ट में ई होना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद बी, अभी तो डी के राइट में रखा है ना आपने ई को, डी के राइट में हो गया सर ये, तो ही आप डी के राइट में नहीं रख सकते ना, डी के लेफ्ट में रखना है। डी का राइट ये है और लेफ्ट ये है। सर लेकिन सपोज हमने जो डी लिया है वो नीचे लिया है आपके वाले डायग्राम में, अगर हम डी को किसी और पोजीशन पर ले और उसकी लेफ्ट में ही ई को रखें, तो सर तब भी तो डायग्राम चेंज हो जाएगा। नहीं, सेम रहेगा डायग्राम, अभी रख के देखते हैं, बराबर पड़ेगी भाई। आप सर्कल को वैसा का वैसा घुमा दो ना, बात तो वही रहनी है। यस भाई इस सर्कल को मैंने घुमा दिया, डी को मैं ऊपर लेके चला गया, डी के लेफ्ट में मुझे ई को रखना है, तो डी का लेफ्ट किधर है? डी का आप लेफ्ट देखोगे तो डी का लेफ्ट आपको मिलेगा। सर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हम कोई भी ले सकते हैं, राइट? हाँ, कोई भी ले सकते हो, सर्कुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ई हो गया, ई और ए के बीच में कौन है? एफ है। ए और बी के बीच में कौन है? सी है। ये हो गया आंसर, कभी भी चेंज नहीं होगा। अभी भी सी का अपोजिट कौन है? नहीं, सी का राइट कौन है? सी का राइट पूछा था ना इसने, सी का हु इज सिटिंग राइट ऑफ सी, तो सी का राइट कौन है? अभी भी सी का राइट ए ही है, आंसर सेम है। ओके सर, एक बार क्वेश्चन दिखाना प्लीज। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। ओके सर। तो क्या बेटे होता इसका? सर मैं एग्जाम में भी ऐसे ही होगा सर, कि जैसे कि हमें स्टेटमेंट ये जो सर क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो गया सर ये पजल? हाँ, तो पजल का सेकंड टाइप सीटिंग अरेंजमेंट ही है भाई, है तो पजल ना ये भी, आपको पजल ही तो किया जा रहा है इधर उधर बैठा करके। कैसे वो उसकी वेटेज क्या रहती है? पजल की वेटेज रहती है 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको पजल टेस्ट से, तीनों टाइप में से मिलाकर। सर ये 2 क्वेश्चंस आप किस लीग के लिए बोल रहे हैं? आईपीयू? हाँ, आईपीयू के लिए। रीजनिंग का जितना भी मैं वेटेज बताऊंगा वो आईपीयू के लिए होगा। और सर यूपी लीट वगैरह में? यूपी में तो रीजनिंग नहीं आता, क्वांट आता है वहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शंस का है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये तो इसमें कराने की जरूरत है नहीं। एक कैरम वाला क्वेश्चन है, 4 फ्रेंड्स आर प्लेइंग कैरम, ए इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। अब आप उसको कोई भी डायरेक्शन मान लो, आंसर चेंज नहीं होने वाला, आप कन्वेंशन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मानोगे। इसने दिया हुआ है कि 4 कैरम, आप कैरम बना लिया। कैरम बनाने के बाद में उसने बोला है कि ए इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ए जो है वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ बैठा हुआ है, तो यही होगा ना। डी इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ फेस करना है तो किधर आएगा? ये आएगा, ये आपका डी। ब्लू वाला। सी इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, सी जो है वो वेस्ट की तरफ फेस करके है ना। एंड बी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी, जो बी है वो सी के लेफ्ट में है, तो ये बी हुआ ना, सी का लेफ्ट इधर ही होगा ना।
ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, जस्ट इतना सही था। अब इसने पूछे हु इज सिटिंग राइट ऑफ सी, सी के राइट में कौन बैठा है? सी के राइट में ए बैठा है। ए बैठा। तो उसका डायग्राम दिखाना एक बार फिर से, अभी जो किया ऊपर कैरम वाला। सर ये कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हमें स्टेटमेंट गिवन हो गया और डायग्राम ऑप्शन में होगा और मैं करेक्ट डायग्राम पर टिक करना है, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? नहीं 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 यार, क्वेश्चन सिटिंग राइट ऑफ ए, राइट ऑफ सी, ऐसे। ओके सर। आपको पूरा स्टेटमेंट दे देगा लिख करके, डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करना है, डायग्राम नहीं देगा वो। अच्छा ये आपने रेफरेंस के लिए करा। ओके सर। हाँ, डायग्राम तो ट्विस्ट ही है, डायग्राम तो बनाना ही काम है। डायग्राम अगर बन जाता है फिर तो कोई भी क्वेश्चन कर देगा। मेन तो पर्पस डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 5 स्कूल्स A, B, C, D and E। सही, नेक्स्ट पे। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो। सर इसमें कितने शिफ्ट पॉसिबल है? सर टेस्ट वाला क्वेश्चन करा दो। कौन सा? सर जिसमें ये था a certain number of people are sitting in a row facing north, C sits at one of the end and there are 2 other people between। अभी देखते रैंकिंग का है तो। हाँ सर वही वाला। ठीक है, रुक जाओ। ये क्वेश्चन है 5 schools A, B, C, D and E whose face is towards north. A is between E and B, while E is the right to the D. Okay. D and C are at the ends. Who is left to the C? C के लेफ्ट में कौन है? ये आपको करना है। ये क्वेश्चन करिए। बी। बी सर। बी। बी होगा सर। ठीक है, सबका भी आ रहा है? यस सर। यस सर बी। अच्छा बी है सर। बी यार ठीक है। ओके, तो ये है आपका टाइप नंबर 2 जिसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना है। अब टाइप नंबर 3 की बात करता हूँ। टाइप नंबर 3 में क्या आपसे पूछा जाएगा? टाइप नंबर 3 हम लोग, हाँ इसमें क्या किया हमने? तो कुछ नहीं, जो आपको दिया हुआ है उन्हीं को उस तरीके से एडजस्ट कर दो। 5 स्कूल दिए हुए हैं, हुज फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस है ना। 5 स्कूल हैं, तो आप जरूरी नहीं है नॉर्थ को इस तरीके से, पहले तो हम तो वैसे यूजुअल यही है, नॉर्थ की तरफ ही जाता है यूजुअली। 2 3 4 ये 5 स्कूल हैं। A इज बिटवीन E एंड B। A जो है वो E और B के बीच में है ना। तो आप स्कूल बनाने से पहले, ये 5 एक साथ बनाने से पहले इसको हम सिंपली लिख लेते हैं कि A इज बिटवीन E एंड B। तो आपका ये मान लेता हूं ये A है। A किस किस के बीच में है? E और B के बीच में सकते हो आप यहाँ से, या तो मैं इसको ऐसे रखूं। सर इस वाले में बेटर ये रहेगा कि हम एंड से शुरू करें, जो इसमें लिखा है डी एंड सी आर एट द एंड्स। हाँ, वो लास्ट में लिखा है ना। हम अभी क्वेश्चन शुरू से पढ़ रहे हैं, तो तब तक के लिए क्या करें? ठीक है, एकदम से हम नीचे नहीं पहुंच रहे, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास में 2 डायग्राम्स हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो, है ना। बी और ई तो दोनों किसी भी साइड हो सकते हैं। उसने बोला है कि ए इज बिटवीन बी एंड ई, पहला स्टेटमेंट, ई एंड बी। ठीक है, उसके बाद बोला है कि वाइल ई इज द राइट टू द डी। ई जो है वो डी के राइट में है, तो डी का राइट में अगर ई है तो डी इधर होना चाहिए ना, है ना। तो इधर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये डायग्राम गलत हो जाएगा। तो ये डायग्राम चलेगा केवल। डी इज टू द राइट, ई इज टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, डी एंड सी आर एट द एंड्स। तो डी एंड पे है, तो इसके अलावा और कोई इधर होगा नहीं, तो सी को इधर आना पड़ेगा।
तो सी वाला जो है वो इस एंड पे हो गया। उसके बाद हु इज लेफ्ट टू द सी, सी के लेफ्ट में कौन है? सी के लेफ्ट में बी होगा आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टाइप नंबर 3 लिखिए। टाइप नंबर 3 इज योर कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस। वैसे कंपैरिजन टाइप हमने ऑलरेडी एक बार किया हुआ है, सेम चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी, वो वाली जो हमने लास्ट किया था। किसमें किया था कंपैरिजन टाइप? रैंकिंग में किया था, किसमें किया था कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन? किया था ना एक बार क्वेश्चन रैंक कंपैरिजन वाला भी। हर क्वेश्चन देख के आता जाएगा। जैसे हमने किया था A इज ग्रेटर देन B, हाँ, ये सही किया था जो रैंकिंग में किया था हमने। रैंकिंग में किया था। कंपैरिजन टाइप सेम चीजें अप्लाई होंगी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ आपको। इस पे दिया हुआ है आपको अलका इज ओल्डर देन माला। देन दिया हुआ है आपको गोपाल इज ओल्डर देन, अलका इज ओल्डर देन माला, गोपाल इज ओल्डर देन माला बट यंगर देन अलका। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है कपिल इज यंगर देन राम एंड माला। फिर फोर्थ दिया हुआ है आपको माला इज ओल्डर देन राम। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन फिर जो पूछेगा वो हो ही जाना है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको इसमें सिंपली जो मैंने आपको बताया था पहले, लास्ट में हमारे को इंडिविजुअली लिख लें, फिर इसको मर्ज कर लेंगे, सिंपल। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है आपको? अलका इज ओल्डर देन माला। तो अलका इज ओल्डर देन, हाँ, ए इज ग्रेटर देन एम। दूसरा क्या कहेगा? गोपाल इज ओल्डर देन माला, गोपाल इज ग्रेटर देन एम बट यंगर देन अलका। तो अलका को इधर होना पड़ेगा ना, राइट? यस सर। तो ऑलरेडी मर्ज हो गया सेकंड में पहला। उसके बाद पढ़ो कपिल इज यंगर देन राम, कपिल इज यंगर देन राम, कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, कपिल इज यंगर देन माला ऑल्सो। ठीक है, माला इज ओल्डर देन राम। फिर फोर्थ स्टेटमेंट आपको दिया है कि माला इज ओल्डर देन राम। तो अब आप इसमें उठाइए कपिल इज यंगर देन राम। तो सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं, कपिल इज यंगर देन राम और राम इज यंगर देन माला। ये वाला बन रहा है ना, ये वाला चीज, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद में ये लगाना है AGM। तो M के बाद बड़ा है G, G के बाद बड़ा है A। तो ये कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा गया है हुज एज इज बिटवीन गोपाल एंड राम। गोपाल और राम के बीच में किसकी एज है? माला। उसके बाद पूछा है कि हुज एज इज बिटवीन माला एंड कपिल? राम। Whose age is exactly in the middle of all the 5? तो माला। Who is eldest? Eldest में आपका अलका। ठीक है, तो मेन जो है वो आपका डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन डायग्राम, इसमें पजल टेस्ट में आप कोई भी तरीके का क्वेश्चन करो, मेन चीज है आपका डायग्राम। चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे ये आपका कंपैरिजन हो। क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे अगर आपका डायग्राम बन जाता है सही। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, उस क्वेश्चन को ट्राई करिए।
अभी ट्राई करोगे या घर से करना है ये? चलो घर से बात करते हैं। थर्ड इज योर, एक मिनट। दो क्वेश्चन भेजूंगा मैं आपको, एक पहले इसी का करते हैं कंपैरिजन वाला, ठीक है? इसको करते हैं पहले। देखो आ गया तुम्हारे पास? आ गया सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये आपका कंपैरिजन का क्वेश्चन है। सर ये अभी करना है? हाँ जी अभी करना है, उसके बाद में एक और दूंगा अभी, फिर वो करना है। सर इसका आंसर डी है। डी 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 यस सर, डी। ठीक है, सबका डी आ रहा है तो डी ही है। क्वेश्चन करवाया सर, क्या आपने क्वेश्चन करवाया हुआ है सर। क्वेश्चन ये करवाया हुआ है? हाँ सर, लग रहा है करवाया। रैंकिंग में करवाया है। रैंकिंग में इसका आंसर डी। नहीं यार, रैंकिंग में तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। उसने पूछा था कि इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? हाँ? किसने पूछा था सर इसी को करने के इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? सर उसमें सेकंड लास्ट पूछा, सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट कौन है? नहीं, वो क्वेश्चन अलग होगा फिर। नहीं सर, सेम है स्टेटमेंट, सारी सेम थी। सेम स्टेटमेंट थी। इसमें सर मतलब सबसे इंटेलिजेंट है, उसमें सेकंड में इंटेलिजेंट। हाँ, रैंकिंग में भी है। ठीक है, हो गया, सबका हो गया ये? यस सर। यस सर। कराने की जरूरत तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं, उसको करिए अब। द लास्ट वन फॉर द पजल टेस्ट। आंसर क्या है सर? आंसर क्या आया इसका? डी 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 ऑप्शन या डी ही आंसर? सर आंसर डी आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भेज दिया है मैंने आपको, करिए। सर ये तो फर्स्ट टाइप का है ना? हाँ जी, फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन का। सर इसमें नेगेटिव साइड भी लेके चलना पड़ेगा ना?
सर इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि बी लाइक्स हिस्ट्री एंड नॉट इन क्लास 6? बी को हिस्ट्री पसंद है लेकिन वो 6 क्लास में नहीं है। तो मतलब ये जो ABCD दिए हैं उनके नीचे जो दिया हुआ है वो उनकी क्लासेस नहीं है। नहीं, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो उसी हिसाब से पढ़ो। जैसे बी के बारे में लिखा हुआ है तो बी जो है वो सी की लाइन में लिखा है ना 5th 6th 7th 8th 9th 10th, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि बी 6th में हुआ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं। उसने लिखा भी हुआ है कि ये सेम ऑर्डर में नहीं है। सब्जेक्ट मोस्टली लाइक्ड आर नॉट इन सेम गिवन ऑर्डर। नेगेटिव वाली साइड को हम इतना इंपोर्टेंस नहीं देते, हालांकि रखेंगे, लेकिन पॉजिटिव वाले को एकदम परफेक्ट तरीके से बनाते हैं। ABCDEFG। पूछा क्या आगे? पूछा क्या है आगे? ये तो बन गया, तुम्हारा डायग्राम बन गया? हाँ सर, नहीं बना। डायग्राम बनाओ ना पहले। क्वेश्चन भी देंगे। अब पहले इसने बोला आपको सबसे पहला स्टेटमेंट कि बी लाइक्स हिस्ट्री, बी को हिस्ट्री पसंद है एंड नॉट इन क्लास 6th। बी को हिस्ट्री पसंद है लेकिन वो 6th क्लास में नहीं है। 6 को मैंने यहाँ लिख लिया, वो 6th क्लास में नहीं है लेकिन उसको हिस्ट्री पसंद है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक को एक पसंद है, तो आप इसको यहीं भी मर्ज कर सकते हो। जैसे बी है तो बी के आगे आप हिस्ट्री लिख सकते हो। ये हिस्ट्री लिख दिया मैंने। हेलो सर। हाँ बोलो। जैसे मैं भी ये बना रहा था टेबल, तो मेरे को एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जैसे आपने ये 5 6 7 ऊपर लिखा है, ABCD ये नीचे लिखा हुआ है, तो मैं सब्जेक्ट्स लिख रहा था और ये क्लासेस लिख रहा था, तो मतलब ये कैसे पता चलेगा कि हमको ये लिखना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरीके से लिखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। आप ऊपर सब्जेक्ट्स भी लिख लो, सब्जेक्ट्स लिखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर सकते हो उसको आराम से। आप सब उसको बोला कि बी हिस्ट्री लाइक करता है तो हिस्ट्री पे टिक कर दो। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, ऊपर डिपार्टमेंट्स लिए थे, है ना, और वो लिया था पीपल्स लिए थे।
तो हमने जो भी डिपार्टमेंट था उसके आगे टिक कर दिया था। बाद में हमें पता चला था कि कौन सी कंपनी है, तो टिक के साथ में हमने कंपनी का नाम भी लिख दिया था। तो आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं, सब्जेक्ट्स के ऊपर टिक करते रहो, और आपको ये भी पता चल रहा है कौन सी क्लास में है, तो टिक के नीचे फिर उसकी क्लास भी लिखते रहो, वो हो जाएगा, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ मेरे को पता चला कि बी को हिस्ट्री पसंद है, लेकिन वो 6 क्लास में नहीं है, तो मैंने 6 को नेगेटिव साइड में लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाँ क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पूछ लेगा यार, क्वेश्चन तो उसी हिसाब से पूछ लेगा कुछ भी, वो कि एफ कौन सी क्लास में है और जी कौन सी क्लास में है, किस ए को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, 8वीं क्लास में कौन है, इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो मैंने पहला स्टेटमेंट पढ़ा कि बी लाइक्स हिस्ट्री एंड नॉट इन क्लास 6, तो उसके बाद पढ़ो हु लाइक्स इंग्लिश, जिसको इंग्लिश पसंद है, इज इन क्लास 9th, जिसको इंग्लिश पसंद है वो 9th क्लास में है। ठीक है, तो हमारे को ये नहीं पता अभी तक कि यहाँ पे 9th क्लास में कौन बनेगा इनमें से ABCDEFG, तो मैं नहीं कह सकता अभी, तो आप इसको साइड में लिख सकते हो कि जिसको इंग्लिश पसंद है वो 9th क्लास में है। पॉजिटिव साइड में इसको एक्स्ट्रा में लिख सकते हो, इंग्लिश वाला 9th क्लास में। सर 9 के ऊपर ही लिख दो इंग्लिश। हाँ 9 के ऊपर लिख लो इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, हु इज इन क्लास 5 लाइक्स केमिस्ट्री, 5 क्लास में जो है वो केमिस्ट्री पसंद है उसको। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एफ लाइक्स फिजिक्स, एफ को फिजिक्स पसंद है, एफ को फिजिक्स पसंद है, ये लो। उसके बाद सी इज इन क्लास 6th, सी जो है वो 6th क्लास में है। एंड डज नॉट लाइक ज्योग्राफी, और सी को क्या पसंद नहीं है, ज्योग्राफी पसंद नहीं है, तो ज्योग्राफी को इसके नेगेटिव साइड में लिख दिया। अब उसके बाद दिया हुआ है कि ई इज इन क्लास 10th, ई जो है वो क्लास 10th में है। ठीक है, ये लो, ई क्लास 10th में है। एंड लाइक्स मैथ्स, और इसको मैथ्स पसंद है, ई को मैथ्स पसंद है। ठीक है, उसके बाद डी लाइक्स केमिस्ट्री, डी को केमिस्ट्री पसंद है, तो डी कौन सी क्लास में होगा, 5th क्लास में, क्योंकि 5th क्लास वाले को केमिस्ट्री पसंद है हमें पता है, तो डी को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, और ये 5th क्लास में। 5th क्लास वाले को कहां से केमिस्ट्री पसंद आने लगी यार, डी जो है वो 5th क्लास में चलो। जी डज नॉट लाइक इंग्लिश, जी को इंग्लिश पसंद नहीं है। ठीक है, एंड नॉट इन 7th एंड 8th, और ये 7th में भी नहीं है और 8th में भी नहीं है। अरे 9th में भी नहीं होगा। हाँ 9th में भी नहीं होगा, 9th में भी नहीं होगा, बिकॉज 9th वाले को इंग्लिश पसंद है, बिल्कुल 9th में भी नहीं होगा, इसको लिख सकते हो, लिखना भी है तो याद करने के लिए, वैसे यहाँ से पता लग जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एफ इज नॉट इन क्लास 7th, एफ जो है वो क्लास 7th में नहीं है, ये लो, एफ जो है वो क्लास 7th में नहीं है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, अब आगे आपको खुद करना है। तो आप सब्जेक्ट चूज करवाते हैं सबसे पहले। तो अब सब्जेक्ट किस किस के बचे हुए हैं, सब्जेक्ट बचा हुआ है आपका ए का और जी का और सी का। जी को इंग्लिश पसंद नहीं है ना, और सी को ज्योग्राफी। अच्छा मुझे बताओ इंग्लिश कौन कौन, इंग्लिश कहाँ पे आ सकता है? ए में आएगा अभी, तो आंसर ए में आएगा, मतलब इंग्लिश का। इंग्लिश ए में आएगा, सी में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर सी को सी 6th क्लास में है ना, सी 6 क्लास में है, जिसको इंग्लिश पसंद है वो 9th क्लास में होना चाहिए ना। तो ई आएगा आपका इंग्लिश 9th क्लास। ए का क्लियर हो गया पंगा। अब बी की बात करते हैं। बी का अभी हमें क्लास नहीं पता, सब्जेक्ट पता है, तो सब्जेक्ट पहले सी का बताओ। सी का सब्जेक्ट क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट बच गया? हिस्ट्री बच गया ना सर। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो सी को पसंद नहीं है, हिस्ट्री बी के पास में है, हिस्ट्री बी के पास में है ना। हाँ हिंदी बच गया, सी को हिंदी पसंद है। ठीक है, हिंदी था, हाँ था। ओके, तो जी को क्या पसंद है फिर? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। सब्जेक्ट सबके हो गए, अब क्लास पे बात कर लेते हैं।
अब क्लास किस किस की रह गई है? एक ही क्लास आपके पास में है। अच्छा, जी की क्लास बताओ। जी जो है वो 7th में नहीं हो सकता, 8th में नहीं हो सकता, 9th में नहीं हो सकता, 11th में है, 5th 6th में भी नहीं हो सकता। 5 6 7 8 9 गया, 10 गया, तो जी कौन सी क्लास में होगा? 11th में। जी की क्लास फाइनल हो गई। अब बात करते हैं 7th की। 7th कौन कौन सी क्लास में नहीं हो सकता? 5 6 में नहीं हो सकता, 11 में नहीं, 10 में नहीं, 9 में नहीं। बचा कौन? 7th और 8th। तो जो आपका एफ है वो 7th में हो नहीं सकता क्योंकि इसकी नेगेटिव दिया हुआ है। तो कौन सी क्लास में होगा ये? 8th में। 8th में होगा, बिल्कुल। ई कौन सी क्लास में होगा? ई तो है ऑलरेडी। डी भी है, सी भी है, बी रह गया। बी कौन सी क्लास में होगा? 7th में। अब क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, सब हो गया। तो हो गया आपका डायग्राम प्रॉपर कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन विच क्लास एफ इज। एफ कौन सी क्लास में है? एफ आपकी 8th क्लास में। इन विच क्लास जी इज। जी आपका 11th में है। विच सब्जेक्ट ए लाइक्स। ए को क्या पसंद है? इंग्लिश पसंद है। हु इज इन क्लास 8th। 8th में कौन है? एफ है। हु लाइक्स हिंदी। हिंदी किसको पसंद है? सी को पसंद है। हो गए आपके सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका कितना टिपिकल था? सर एक चीज समझ नहीं आई। हाँ बोलो। ये आपने ये एफ को 8th में क्यों करा जब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एफ जो है वो 8th में नहीं है? एफ 7th में नहीं है। कहाँ दे रखा है? 8th है वो। ओके सॉरी ठीक है, हमने इसको 7th ले लिया था। एफ 8th में नहीं है ना। 8th में नहीं होगा तो फिर ये 7th में होगा। और फिर बी जो है वो आपका 8th। बी और एफ की चेंज हो जाएगी। बी और एफ चेंज हो जाएगा फिर वो। अब वो बी जो है एफ की वजह से बना था ना, तो एफ 7th का आएगा फिर आंसर में। हाँ, एफ 7th हो जाएगा। वो मैंने इसको 7th लिख लिया लेकिन 8 दिया हुआ है वो लास्ट स्टेटमेंट। एफ इज नॉट इन क्लास 8th। ठीक है। तो आप हमेशा इस थ्योरेटिकल डेटा को जब टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और हमेशा जब भी इतना लंबा क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे इसके साथ। एफ और बी का सर कैसे रिप्लेस हो गया, समझ नहीं आया। आप जो क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो। क्वेश्चन का लास्ट लाइन। सर वैसे इस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस, ये वाले टाइप से? हाँ, पजल से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आता है, लेकिन पजल से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 2 क्वेश्चन के साथ आएगा। मतलब इतना लंबा वो क्वेश्चन देगा तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन देगा उसके साथ। सर इसमें हमें क्वेश्चन को काफी बार पढ़ना पड़ जाता है वो, मतलब सॉल्व करने के लिए। कभी कभी पढ़ता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर एक साथ ही पहले अगर आप पढ़ रहे हो उसके बाद आप सोचोगे कि मैं हाँ टेबल बनाता हूँ, अब ऐसे मत करो। तो आपको पजल का क्वेश्चन दिख गया है तो टेबल बननी ही बननी है। तो क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ो कि एक बार में ही खत्म हो जाए सब। सर इसमें ऐसा करते थे, जैसे आपने राइट साइड में तो ले लिया यहाँ पर क्लासेस और लेफ्ट साइड में हम ले लेते सब्जेक्ट, और जो नॉट लाइक था उसको क्रॉस कर देते, लाइक वाले को राइट कर देते। हाँ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट कहाँ लोगे? सब्जेक्ट तो अच्छा लिख ही लोगे आप एक साथ में। जैसे सब्जेक्ट लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और क्लासेस जो है आपकी राइट। लेकिन इसने वो भी तो दिया हुआ है कि इसको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, इसको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है। सब्जेक्ट को भी क्रॉस करना पड़ेगा ना। 2 चीजें हो गई ना क्रॉस करने वाली। हाँ, तो लेफ्ट साइड में आप सब्जेक्ट ले लो, राइट साइड में आप क्लास ले लो और क्रॉस राइट लगाते चले जाओ, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो ज्यादा बड़ा डायग्राम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। तो भाई ये था आपका पजल टेस्ट। पजल टेस्ट में कंप्लीट करता हूं। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है वो। उसका नाम है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या है, आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे, उनका एक पर्टिकुलर आपको लॉजिकल सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें आपके पास में एग्जैक्टली 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो चारों तरीके मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा। उसमें जो सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला जो टाइप है वो आपको देगा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ वेरियस स्टेज।
सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ वेरियस स्टेज। जब भी ये पहला टाइप आएगा तो इसमें कोई असेंडिंग नहीं होता, कोई डिसेंडिंग नहीं होता। इसमें पर्टिकुलरली आपको सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है। जैसे आपको पता है, अगर आपको कॉलेज जाना है तो आप उसके लिए आपको पहले स्कूलिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप कॉलेज जा पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले कॉलेज कर लिया फिर स्कूल कर लिया फिर बचपन में आ गए, तो इनका सीक्वेंस है ही नहीं। तो इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग जैसी चीजें नहीं होती हैं। इसमें आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही क्रिएट करना पड़ता है, तो वही आपको फाइनली वर्ड्स के थ्रू अरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहला दिया हुआ है कंसल्टेशन, दूसरा दिया हुआ है इलनेस, तीसरा दिया हुआ है डॉक्टर, चौथा दिया हुआ है ट्रीटमेंट, पांचवा दिया हुआ है रिकवरी। तो आपको इसका एक सीक्वेंस बनाना है कि इनमें सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो बताओ क्या होगा सबसे पहले इसमें? इलनेस। पहले आप इलनेस फील करोगे, उसके बाद आप 2 3 1 4 हाँ जी हाँ, इलनेस के बाद क्या आएगा? डॉक्टर आएगा। कंसल्टेशन तो डॉक्टर से करोगे ना? अच्छा हाँ ठीक है। पहले डॉक्टर आएगा, उसके बाद कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, उसके बाद रिकवरी। 2 3 1 4 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे इस तरीके से, 2 3 1 4 5, 3 1 2 4 5, 1 3 2 4 5, 4 3 2 1 5, इस तरीके। तो सर ये सब कुछ लॉजिकली होगा फिर सारा? हाँ, ये आपको लॉजिकल होगा। इसका वेटेज? इसका कोई वेटेज नहीं है, आएगा आ जाएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन आएगा तो नहीं तो नहीं आता ये वाला। वैसे आजकल ये जो मिलता है एसएससी में ज्यादा आते हैं इसके क्वेश्चन, आईपी वाले इसको नहीं देते हैं, देते भी है तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा आपका, और आएगा वो भी इजी आएगा, क्योंकि आईपी का जो लेवल है वो +2 वाला लेवल है। और +2 में आपकी वर्डिंग पे ध्यान रखा जाता है स्पेशली, कि आपकी जो वर्डिंग्स यानी कि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही प्रिसाइज रखी जाए और इजी रखी जाए, समझ रहे हो? तो इसलिए आपको अगर आएगा भी तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आएगा। डिक्शनरी का वेटेज आपकी +2 में बहुत कम होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पे दिया हुआ है आपको, बर्थ, उसके बाद में डेथ, उसके बाद में फ्यूनरल, उसके बाद में मैरिज, उसके बाद में एजुकेशन। इसका बताओ। 15421 यस। सर लास्ट में 3 होगा ना? 1 कैसे हो गया ये? 3 मरने के बाद दोबारा जन्म लोगे ना? ओके 15423 ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप, जिसमें एक पर्टिकुलर इवेंट्स का सीक्वेंस होगा। इवेंट्स, बहुत सारी इवेंट्स लिखे होंगे, उसमें कोई असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देखना इसमें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिसमें आपको असेंडिंग डिसेंडिंग देखना पड़ेगा। अभी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे टाइप 2 में या 3 में, ठीक है। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग देखने की जरूरत नहीं है कि आपको पीछे से इवेंट लिखना है कि आगे से इवेंट लिखना है। इसमें आपको लॉजिकल सोचना है कि आप कहां से लिखोगे। टाइप नंबर 2, sequence of objects in a class or group. For example, इसमें आपको क्या करना होता है कि हमें पता है ना कि एक ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास में है, उसी सेम तरीके के ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं इकट्ठा करूंगा तो एक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप्स को इकट्ठा करूंगा तो एक क्लास बन जाएगी, क्लास को इकट्ठा करूंगा तो एक क्या बन जाएगी, एक उस चीज की हमारे पास में सोसाइटी बन जाएगी। तो इस तरीके से आपके मिक्सअप होकर के क्या क्या चीजें बन सकती है, उसकी क्या सीक्वेंस है, तो वो इसमें हमारे को बतानी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिया हुआ है फैमिली, सेकेंड इज द कम्युनिटी, थर्ड वन इज द मेंबर, फोर्थ वन इज द लोकेलिटी, फिफ्थ वन इज द कंट्री।
ये 5 चीजें आपको दी हुई है। इसमें बताना है आपको। सर 31425 31425 3 ठीक है, 1 ठीक है, 1 के बाद क्या आएगा? 4 लोकेलिटी 4 पहले कम्युनिटी आएगा उसके बाद लोकेलिटी। पहले कम्युनिटी आएगा पहले कम्युनिटी और उसके बाद में 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड द लोकेलिटी? सर कम्युनिटी मतलब एक ना सोसाइटी सर, जैसे कि ना लोग जो एक जो मतलब कल्चर के लोग होते हैं एक साथ रहना पसंद करते हैं, तो सर वो कम्युनिटी पहले आएगी फिर लोकेलिटी आएगी। एग्जैक्टली, कम्युनिटीज फर्स्ट, डिफरेंट कम्युनिटीज का एक लोकल एरिया बनता है। हमेशा आपको अगर एक लोकल एरिया की बात कर रहे हो या एक गांव की बात कर रहे हो, तो एक गांव में आपको एक से ज्यादा कम्युनिटीज मिल सकती है, ठीक है? तो कम्युनिटी पहले आएगी, लोकेलिटी बाद में आएगी। लोकेलिटी से फिर बाद में फर्दर कंट्री वाला इसमें दिया हुआ है, तो डायरेक्ट कंट्री पे पहुंचे। तो 3 1 2 4 5 दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है? So the next one is इसी में ही एक क्वेश्चन और लिखिए and that is given to you. First one is the shoulder, second is the wrist, third is the elbow, fourth is the palm, 5 is the finger. ये आपको दिया हुआ है सर 5 4 फिंगर, पाल्म, वेस्ट, एल्बो, शोल्डर। फिंगर 5 4 5 4 2 3 1। और अगर मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, शोल्डर से भी कर सकते हैं। यस, ये पांचों चीजें जो हैं वो आपके हैंड का पार्ट है ना? अब वो हैंड जो है, हैंड को आपको किस ऑर्डर में, ऊपर से टॉप टू बॉटम लिखना है या बॉटम टू टॉप लिखना है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। यहाँ पे आपका ऑप्शन डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। इफ दिस इज गिवन देन इट विल बी द आंसर, इफ दिस इज गिवन देन इट विल बी द आंसर, बोथ विल नॉट बी द गिवन। एक साथ दोनों नहीं मिलेंगे आपको, इनमें से कोई एक मिलेगा ऑप्शन में हमेशा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में या तो स्पेसिफिकली आपको मेंशन करेगा अगर उसको दोनों ऑप्शन में देने हैं कि टॉप टू बॉटम फाइंड करिए या बॉटम टू टॉप फाइंड करिए। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो स्पेसिफिकली दे, ठीक है? बट आपको उसमें एक ही ऑप्शन देता है फिर वो, या तो टॉप टू बॉटम वाला या बॉटम टू टॉप वाला, ठीक है? चलिए नेक्स्ट टाइप 3 है हमारा। ये तो था मेरा एक पर्टिकुलर ग्रुप का या क्लास का बात चल रहा था। इसमें अब टाइप 3 में आपको कोई भी वैल्यू, साइज, इंटेंसिटी बेसिस पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दिया जा सकता है, ठीक है? उसमें नंबर हो सकता है, उसमें कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जा सकती है, इस तरीके से। सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, साइज के बारे में बात कर सकता है, वैल्यू के बारे में बात कर सकता है, इंटेंसिटी के बारे में बात कर सकता है। तीनों का एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइज की बात करता हूँ, लाइक मुझे दिया हुआ है बंगलो, उसके बाद दिया हुआ है फ्लैट, उसके बाद दिया हुआ है कॉटेज, उसके बाद दिया हुआ है आपको हाउस, उसके बाद दिया हुआ है पैलेस, उसके बाद दिया हुआ है मेंशन। तो इसमें से आपको बताना है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी आप कर सकते हो। सर 6th मेंशन पहले आएगा सर, हवेली। अच्छा सर 6 क्या है? सर 6 क्या है? 6th इज योर मेंशन। सबसे बड़ा होता है ना सर। देखो मेंशन को हम हमेशा कंपेयर करते हैं बंगलो से। सर किससे इंक्रीज, सर किस में लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है? किसी में भी लगा सकते हो, इंक्रीजिंग में, डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग में। अब ये साइज पे डिपेंड कर रहा है ना। आपको अगर मैं सबसे छोटे की बात करता हूँ तो यहाँ पे मिलेगा कॉटेज, कॉटेज के बाद आएगा फ्लैट,
फ्लैट के बाद आएगा आपका हाउस, है ना। हाउस के बाद आएगा आपका बंगला, बंगलो के बाद आएगा आपका मैंसन, मैंसन के बाद आएगा पैलेस। आपका कंपैरिजन होता है बंगलो में और मैंसन में, तो मैंसन उसमें बड़ा होता है, बंगलो छोटा होता है, ठीक है। तो ये आपका साइज के हिसाब से कंपैरिजन होगा इसके लिए। अब एक एग्जांपल, हाँ जी, इसका एग्जांपल देना आप कोई। किसका? 5th पॉइंट का। 5th पॉइंट का एग्जांपल भाई आपके जितने भी फार्म हाउस वगैरह हैं वहाँ पे लिखा होता है ना कि ये पैलेस वो पैलेस, जहाँ पे आप शादी कर सकते हो, कोई इवेंट कर सकते हो। अच्छा, लाइक लीरा पैलेस, ओके सर। हाँ, इसमें आपको दिया हुआ है 1 is गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लेटिनम, डायमंड। ये 5 चीजें दी हुई हैं, इनको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको अरेंज करना है। सो इन 5 चीजों में सबसे सस्ता को क्या है? सैंड, 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 उसके बाद आयरन, 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 उसके बाद प्लैटिनम, गोल्ड, 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 प्लेटिनम या डायमंड? गोल्ड है, गोल्ड सर प्लेटिनम होगा। गोल्ड प्लेटिनम नहीं, गोल्ड होगा। क्या गोल्ड के होगा, बाद फिर डायमंड, फिर डायमंड होगा, फिर प्लेटिनम होगा। प्लेटिनम बाद में आएगा। प्लेटिनम इज कॉस्टलियस। डायमंड, प्लेटिनम इज मोस्ट एक्सपेंसिव। 3 2 1 5 4। ये आपका किसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन हुआ है इस बार? वैल्यू के हिसाब से, किसकी वैल्यू कितनी है ना। साइज हो गया, वैल्यू हो गया। अब एक इंटेंसिटी का एग्जांपल लेते हैं। इंटेंसिटी बेसिस पे भी आ सकता है। इंटेंसिटी हमेशा देखी जाती है क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से। ओके, सो इसमें एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। यूफोरिया, हैप्पीनेस, एम्बिवेलेंस, एस्टेसी, प्लेजर। ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो एम्बिवेलेंस होना चाहिए, सबसे ज्यादा हो जाएगा। एम्बिवेलेंस इज दी, सर एक बार मीनिंग सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है ना इसमें। एम्बिवेलेंस की सबसे ज्यादा देखो, पांचों की पांचों जो चीजें हैं वो आपकी जो यानी खुशी, खुशी की 5 स्टेजेस हैं। ये कितनी कितनी खुशी है किस किस को, तो ये 5 स्टेजेस हैं, है ना। एम्बिवेलेंस की अगर मैं बात करता हूं तो एम्बिवेलेंस जो है वो आपका सबसे ज्यादा होता है या सबसे कम वाले को बताओगे आप? एम्बिवेलेंस जो है सर ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा होना चाहिए सर। एम्बिवेलेंस जो है वो सबसे कम होता है। आपका एम्बिवेलेंस जो है वो होता है दुविधा वाली खुशी। एक होता है ना कि हंसू के रोऊं, उस सिचुएशन वाली बात है कि आपको सपोज करो किसी से जेलसी हो रही है ना, जेलसी हो रही है लेकिन उसकी अचीवमेंट पे आपको हंसना भी है, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज दिस। दुविधा वाली बात हो गई, है ना। दुविधा जहाँ पे 2 विचार आ रहे हो, आपके माइंड में 2 विचार आ रहे हो, तो उस स्टेट को आप बोलते हो एम्बिवेलेंस। दोस्त के टॉक करने से। यस, 2 स्टेट्स। और उसमें फिर आपकी जो हंसी की इंटेंसिटी होती है दैट इज लोएस्ट। तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा। सेकंड आता है आपका हैप्पीनेस। दिस इज द नॉर्मल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय। नॉर्मल जब आपको इंटरनली हैप्पीनेस फील होता है, दैट इज नॉर्मल हैप्पीनेस, नॉर्मल स्टेट ऑफ जॉय।
ठीक है, दिस इज नंबर 2। नंबर 3 पे जो अगर हम बात करेंगे, 3 के बाद में 2 आ गया, ठीक है। 2 के बाद में आपका इसमें आएगा यूफोरिया, एस्टेसी और प्लेजर। कौन सा आएगा? प्लेजर। यस, हैप्पीनेस के बाद में नेक्स्ट स्टेट आती है प्लेजर। प्लेजर में क्या होता है? हैप्पीनेस से ज्यादा, हल्का सा ज्यादा, सपोज करो आपको कोई अचीवमेंट हुई है तो आप हैप्पीनेस के थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। आपने खुद की कोई अचीवमेंट करी है तो दैट विल बी लाइक हैप्पीनेस से थोड़ा सा ज्यादा प्लेजर। अपने आप को आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन जब महसूस होता है, इंटरनली आप सेटिस्फाई होते हैं, देन यू आर इन द स्टेट ऑफ प्लेजर, राइट। इसके बाद 5 के बाद में आपका आता है यूफोरिया या स्टेसी। यूफोरिया। आपको इनविटेशन दे रहा है सर। इसके बाद में आएगा यूफोरिया। यूफोरिया को हम क्या बोलते हैं बेसिकली? यूफोरिया को हिंदी मीनिंग अगर मैं बताऊं तो यूफोरिया को बोलते हैं उत्साह। इसको गूगल पे टाइप करके देखो, यूफोरिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप एंथुसियास्टिक हो करके अपनी हैप्पीनेस को दिखाएं या शो करें, एंथुसियास्टिकली, एनर्जेटिकली। यू आर एनर्जेटिकली इन दिस स्टेट, ठीक है। एनर्जेटिक हो आप दूसरे को जाकर के बताते हो हाँ भाई ऐसे हुआ है, ये हुआ है, वो, तो यू आर एंथुसियास्टिक या यू आर एनर्जेटिक, और अपनी हैप्पीनेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी दूसरे के सामने, ठीक है। दैट इज द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, और उसको हम बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है। इसके बाद आता है द लास्ट वन, दैट इज एस्टेसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर हिंदी में हम बात करें तो इसका मतलब होता है, एक होता है कि हिंदी में एक आता है परम आनंद, ठीक है। परम आनंद का मतलब क्या होता है कि द मैक्सिमम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, आपकी माइंड की मैक्सिमम लेवल ऑफ हैप्पीनेस कहाँ पहुंच सकती है? पीक। द पीक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज द एस्टेसी, ठीक है। इसको आता है, ये आपका 5 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद आएगा आपका 4। सो दिस इज द इंटेंसिटी बेसिस ऑर्डर, इंटेंसिटी बेसिस सीक्वेंस, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी है उसके बेसिस पे आप बाइफरकेट कर रहे हैं, ठीक है भाई, समझ आ गया? तो इसमें थोड़ा सा सिनोनिम्स में पंगा पड़ सकता है जब आप क्वेश्चंस को साथ में डील करें। अगर वहां पे हमें को क्लियर नहीं है मीनिंग्स तो मेरे को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट साइड करना सर। थोड़ा और सर, वो वाला सर। हो गया सर। अब द लास्ट इसमें बचा हुआ है आपका 4th वन, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ चेन। सीक्वेंस ऑफ चेन, एक चीज दूसरी चीज से रिलेटेड है, फिर दूसरी चीज तीसरी से रिलेटेड है, फिर तीसरी चीज चौथी से रिलेटेड है, फिर चौथी पांचवी से रिलेटेड है। तो आपको चेन रूल बनाना है, और वो सीक्वेंस आपको अरेंज करने के लिए इसमें बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज योर फ्रेज, सेकेंड इज योर लेटर, थर्ड इज योर वर्ड, फोर्थ इज योर सेंटेंस, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ इज योर, नहीं 4 ही दिए हुए। सेंटेंस के बाद में आपका आ सकता था पैराग्राफ, अगर आप ले रहे हो। सर 2 3 1 4 5 सबसे पहले लेटर, लेटर से मिल करके बनता है वर्ड, वर्ड से मिल करके बनता है फ्रेज, फ्रेज से मिल करके बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से मिल करके बनता है पैराग्राफ। 2 3 1 4 5 2 3 1 4 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, फिर खत्म करते हैं क्लास। The first is your frog, second is the eagle, third is the grasshopper, fourth is the snake, fifth is the grass। ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका चेन बनाना है। 5 3 1 4 5 3 1 4 5 ग्रास, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल।
सर 2 5 3 1 4 5 3 1 4 2. So this will be the answer. So this is the chain rule, sequence of chain or specific objects. ठीक है, तो ये था आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, जिसमें आपके 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, तो आपका पजल टेस्ट मेन था आज के लिए. पजल टेस्ट की आप तैयारी करना. इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा वो सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना. ठीक है, इतने काफी हैं, इसमें प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी. चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.